उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का हेल्ड 22 दिसंबर 2024 को कराया था। प्रोविजनल आंसर की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। हम लोग उसी प्रोविजनल आंसर की के थ्रू जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देखेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 में, 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। OMR को पर फिल करते हुए हमें केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। यह क्वेश्चन पेपर 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 1, पेशवाज, मराठा पेशवाज के बारे में दिया है। 4 नेम दिए हैं और इन्हें हमें असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, अर्थात कि सबसे पहले कौन आए डेट वाइज में। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए थे, उसके बाद बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर नारायण राव आएंगे और फाइनली राघोवा आएंगे। जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2 कथन दिया हुआ है, जैसे देयर आर डिफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। ये बिल्कुल सही है। जो हमारा साउथ का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमें कई एंशियंट पोर्ट के नाम देखने को मिलते हैं। देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। सिंपल सी बात है, जहाँ पर पोर्ट होंगे वहाँ पर सामान रखने और यातायात करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दोनों स्टेटमेंट ये सही है। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात कि सबसे पहले कौन आया और लास्ट में कौन आया। मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट है, हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश का अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात कि इसमें 2 सबसे लास्ट में होगा और ऑप्शन डी में केवल हमें दिख रहा है 2 लास्ट में, इसलिए इसका सही आंसर हम लोग ऑप्शन डी कर लेंगे। बैरम खां के बारे में दिया गया है 2 कथन। पहला कथन यह है कि अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर UPPSC ने इसको कंसिडर किया है केवल 1 कि 1 सही है और यहाँ पर हमें सही कथन ही फाइंड करना है। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि नहीं दी थी। बैरम खां के जो बेटे थे रहीम, उनको दिया गया था खाना की उपाधि, बैरम खां को नहीं दिया गया था। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन तो श्योर है कि डिस्प्यूटेड हमें दिखेंगे, जिसका कि हम लोग प्रोविजनल आंसर की पर फिर से आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो वो बात की बात है, लेकिन हमें 4-5 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा कि या तो वो डिलीट करते हैं या तो फिर कुछ इस तरह के बात करते हैं कि फिर अपने आंसर को चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो बैरम खां से कोई रिलेटेड है ही नहीं खाना की उपाधि, तो इस स्टेटमेंट को भी हम लोग कट करते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर न तो 1 नहीं 2 होना चाहिए। वैसे फाइनल आंसर की का हम लोग वेट करते हैं। वैसे यहाँ पर फिलहाल प्रोविजनल आंसर की में ओनली 1 सही दिया सारा, अर्थात कि स्टेटमेंट 1 को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। यदि हम लोग क्रोनोलॉजी में देखें तो फर्स्ट में अपना यूपी है, सेकेंड में महाराष्ट्र है और थर्ड पर बिहार है। तो महाराष्ट्र नहीं है तो उत्तर प्रदेश के बाद डायरेक्ट बिहार होगा, अर्थात कि 3 के बाद 1 होगा और ये स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन जो स्टेट दिए गए हैं उनमें, अर्थात कि उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल और लास्ट में आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट हैं और दूसरी तरफ उसको जारी करता संस्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हम लोग जानते हैं कि UNDP पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 3 इसमें मैच कर जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को IMF जारी करता है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट भी होता है, एक ग्लोबल, जहाँ पर ग्लोबल लगा रहेगा तब उसे हम लोग वर्ल्ड बैंक कंसीडर करेंगे कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक लिखा गया है, इसे IMF के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो B का 1 मैच कर जाएगा। उसी तरह से C का 4 और D का 3 इसमें, D का 2 इसमें मैच करेगा। जैसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करता है जारी। एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जारी करता है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं पर हमें विचार करना है और उन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना हमें देखने को मिलेगा, फिर ग्रामीण सृजन कार्यक्रम। इस पर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ अलग अलग करके टॉपिक्स पर, तो देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग केवल आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक तरफ अर्थशास्त्री है और उन्होंने कौन से पुस्तक पर काम किया है या पुस्तक लिखी है उसके बारे में है। मिर्डाल जो है ये इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स लिखते हैं। हिर्शमैन जो है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखते हैं। कार्डर जो है स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखते हैं। एडम स्मिथ जिसे मॉडर्न इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन लिखते हैं। चारों जो हैं वो एक सिरे से मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत, जिसे कि हम लोग इकोलॉजिकल निश कहते हैं, इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पूछा गया है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि स्टेटमेंट सी जो है अर्थात कि ऑप्शन सी ये गलत है। नंबर ऑफ स्पेसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल निश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। नहीं, जब रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे तो उस निश में जो स्पेसीज हैं वो ज़्यादा होंगे, स्मॉल नहीं होंगे, वो बड़े होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसी को हमें फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 10, जीव मंडल रिजर्व है और एक तरफ राज्य सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है, अगस्त मलाई केरला में है, मानस असम में है। मैच कराएंगे ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट में से हमें सही फाइंड करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जनरल स्टेटमेंट्स हमें दोनों देखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों की सही क्रम है? यहाँ पर हमें स्पेसीज ऑफ जो प्लांट्स हैं उनका ऑर्डर करना है लोअर हायर टू लोअर। सबसे बड़ा प्लांट किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है। सबसे छोटा जो है वो ऑर्डर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जस्टिस पार्टी के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। जस्टिस पार्टी कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया, बिल्कुल सही है। और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मॉर्लो मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, मुसलमानों को दिया गया था। एक और दो दोनों सही है। वर्कर्स एंड पिजन्स पार्टी के बारे में पूछा गया है। वर्कर्स एंड पिजन पार्टी का गठन 1927 में नहीं 1925 में हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं का हमें क्रोनोलॉजी करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है 1866 को होती है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में होती है। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1872 में होती है और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है, जिसको कि एस.एन. बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन ऑलरेडी विवादित है, इसमें मैंने डिटेल्स वाले में बताया है। शाही भारतीय नौसेना जो है 18 फरवरी 1946 को होता है। कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है 19 फरवरी 1946 को होता है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है और ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल जो है अर्थात कि कैबिनेट मिशन प्लान के जो प्रतिनिधित्व थे वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचते हैं। इस तरह से कोई भी क्रोनोलॉजी हमें नहीं दिखेगा सही। वैसे अभी इसका आंसर, चूंकि यूपीपीसीएस को इन सारे क्वेश्चंस को जो भी 150 क्वेश्चन है उनका आंसर देना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए को कंसीडर किया गया। फाइनल आंसर में इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया जाएगा। सहमति की आयु अधिनियम 1891, दो कथन है। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, बिल्कुल ये सही है। बेहराम जी मालाबारी के बारे में स्टेटमेंट जो कि सहमति की आयु अधिनियम की वकालत इन्होंने की थी। जबकि ये स्टेटमेंट 2 जो है ये अपोजिट कहा गया है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, समर्थन नहीं दिया था, इन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। केवल स्टेटमेंट 1 सही है। कथन और कारण दिया गया है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। और ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये कारण जो है अभी कथन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो जो देशमुख थे वो शिवाजी का विरोध कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी परवाल विरंजन अर्थात की कोरल ब्लीचिंग जो है वो क्यों हुई है? क्योंकि इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन इंडियन ओशन, टेम्परेचर बढ़ा तो कोरल जो रीफ है उसकी कोरल ब्लीचिंग होगी। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अशोका। अशोका से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि द डिफिनेशन ऑफ धम्म गिवन बाय अशोक इज टेकन फ्रॉम राहुलो वादसूत। ये स्टेटमेंट वैसे गलत है, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सही कंसीडर किया जा रहा है। स्टेटमेंट 1 को भी कंसीडर किया जा रहा है सही, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर की में क्या दिया जाता है। वैसे इसका हम लोग सोर्स देखेंगे कि धम्म को कहाँ पर परिभाषित किया गया है और इस पर आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है। जबकि स्टेटमेंट 2 सही है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की जो कि धम्म के बारे में लोगों को बताते थे। तो स्टेटमेंट 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो 155 में राज्यपाल को हटाने की यहाँ पर नहीं की गई है बातें, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही बनती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है केवल लोकसभा या राज्यसभा में? जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में पूछा गया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब हमें यहाँ पर करेक्ट फाइंड करना है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल नहीं। स्पीकर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। स्पीकर का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य ही कर लेते हैं, उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2,
कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटी बिल्कुल गलत है। ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नहीं करता है, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट करता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 3 जो है इसमें ये कह रहा कि डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द एबव इलेक्शन, बिल्कुल नहीं, कि उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय जो है ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करता है, न कि निर्वाचन आयुक्त करता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका गलत है, अर्थात कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर संस्था नाम समिति नहीं होगा, क्योंकि पंचायती राज वित्त जो है वो संस्था नाम समिति से है, जबकि GV राव जो समिति है ये प्रखंड स्तर पर नियोजन करती है, ये नहीं है, इसको देखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी वेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये तो बिल्कुल नहीं होगा, संस्था नाम समिति जो है वो पंचायती राज वित्त का इन्होंने किया था अपने कमेटी में बात। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, पहले माइग्रेशन होगा, फिर इशेस होंगे, फिर रिएक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेबलाइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एशर्सन रीजन क्वेश्चन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ये, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इवेपोरेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए और आर सही है, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। फाइकोनोक्लाइन जो है ये सागरीय जल घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, फाइकोक्लाइन जो है सी वाटर डेंसिटी को मैच करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 में एक तरफ डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स या ऐसा कहें कि ग्रासलैंड वगैरह है, जैसे पूछताछ ग्रासलैंड जो है हंगरी में हमें देखने को मिलता है, स्टेपीज जो है ये, और क्रायोफाइट, क्रायो का मतलब ही होता है क्रायोजेनिक, यानी कि जिसका टेम्परेचर कम हो उसको हम लोग क्रायो कहते हैं। तो क्रायोफाइट स्टेपीज जो है ये आर्कटिक टुंड्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेपीज जो है वो हमें जो हाई लेटीट्यूड है वहाँ पर देखने को मिलता है टुंड्रा जो है, और ये भी एक तरह के छोटे छोटे ग्रासलैंड ही हैं जो जिसको हम स्टेपीज कहेंगे। तो क्रायोफाइट स्टेपीज जो है वो आर्कटिक टुंड्रा में दिखेंगे हमें। और प्लांटिंग जो हर्थ है ये CO सौर से रिलेटेड है। इसी तरह से जब हम मैच करवाएंगे, यदि हमारे पास ये और ये भी पता था तो हम लोग इसका आंसर बी फाइंड कर लेते हैं। पूछताछ हमने देख लिया। वर्ल्ड फ्लोरल रीजन जो है ये एडोल्फ इंगलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, एल्युमिनियम संयंत्रों के बारे में दिया गया है। मुर्री छत्तीसगढ़ में नहीं है, मुर्री जो है ये झारखंड में है, मुर्री जो है झारखंड में है, रांची के पास। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान और उसके संघ राज क्षेत्र से सुमेलित नहीं करता है, तो पिन वैली जो है ये जम्मू कश्मीर में ना होकर यह हिमाचल प्रदेश में है, ये मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि राजाजी उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। कथन और कारण, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। एक तरफ कोयला भंडार है और एक तरफ राज है हुतुर जो है ये झारखंड में है, ईव नदी उड़ीसा में है, तातापानी रामकोला जो है छत्तीसगढ़ में है, उमरिया मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कोयला भंडार से रिलेटेड है। नहरें और नदियाँ, ऊपरी बारी दोआब नहर जो है रावी नदी पर है, सरहिंद नहर काफ़ी फेमस नहर है, ये सतलुज पर है, गुड़गांव नहर यमुना से हम लोग ऐसे ही लगा सकते हैं, और इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास तीनों नदियों से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वैसे इंदिरा गांधी नहर जो है मोस्टली सतलुज नदी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक्चुअली तीनों दे दिए हैं, तो हम लोग तीनों को कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा सही नहीं है? बिहार में चावल उत्पादन जो है 15.7% नहीं होता है। 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो है तेलंगाना। दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, और जो वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पर होता था 2023 में ये तीसरे नंबर पर चला गया है। बिहार में चावल 15.7% नहीं होता है। अदर जो स्टेटमेंट है वो सही है कि एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य वो वेस्ट बंगाल है, और चावल का जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है क्षेत्र में वो उत्तर प्रदेश है, और चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर है। कपास के फसल के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है कि कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, बिल्कुल सही है, और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कथन और कारण, लाल मृदा जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे पहले अलुवियल सॉइल है, दूसरे नंबर पर रेड सॉइल हमें देखने को मिलती है, तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल है, और लाल मृदा जो है काली मृदा की दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से गिरती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शहर और उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कांचीपुरम प्राचीन काल का शहर है, जैसलमेर ये मध्यकाल का शहर है, कोडाई कनाल जो है ये औपनिवेशिक काल से है, और भिलाई पोस्ट इंडिपेंडेंट, क्योंकि भिलाई में जो है यहाँ पर हमें जो स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है सेकेंड 5 ईयर प्लान के द्वारा, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट से रिलेटेड हो जाएगा सर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और उनका क्षेत्र, आम्र वर्षा जो है
तटीय कर्नाटका, फूलों वाली बौछार जो है केरल में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू जो है पंजाब से बिहार तक हमें देखने को मिलता है लू। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच करेंगे तो। राजधानी और देश के बारे में पूछा गया। खार्तूम इथोपिया की राजधानी नहीं है, खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। और इस क्षेत्र की सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि की गहनता जिसे कि हम लोग क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं 140% से ज़्यादा है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 43 एक तरफ दर्रा है और फिर उनकी ऊंचाई दी गई है। देवशा जो है 5360 मीटर ऊंचा है, बिल्कुल सही है। रोहतांग जो है 3978 मीटर है। बारालाचा जो है 4850 मीटर है और बनिहाल 2832 मीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस तरह के जो क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, डेटा वाइज और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन और कारण। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, अर्थात कि जूट इज एन इंडिजीनियस प्लांट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्थात कि जूट हमारे भारत में ही पैदा हुआ। लेकिन जैसे आलू की हम लोग बात करते हैं तो आलू भारत का इंडिजीनियस प्लांट नहीं है, क्योंकि हमने उसे साउथ अमेरिका से एक्सपोर्ट किया है। उसी तरह से चाय जो है भारत का इंडिजीनियस प्लांट नहीं है, चाय चीन का इंडिजीनियस प्लांट है, हमने चाय को चीन से एक्सपोर्ट किया है। यही स्टेटमेंट दिया गया था कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन में कहा गया है कि जूट इज अ खरीफ क्रॉप, बिल्कुल सही है। शोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्ट फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि खरीफ फसल होने से इंडिजीनियस प्लांट हो जाएगा इंडिया का। दोनों सही है लेकिन आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 एक तरफ निबंधकार है और उनके निबंध है। देवण भट्ट स्मृति चंद्रिका लिखते हैं, हेमाद्री ये चतुर्वर्ण चिंतामणि लिखते हैं, माधवाचार्य पराशर माधव लिखते हैं, बल्लाल सेन दान सागर लिखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 कथन और कारण। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए तो तुर्की आक्रमण सफल हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट स्टेटमेंट एक सही है कि भारत में हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया। और ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो विकसित देश की कैटेगरी में नहीं आता है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अर्थात कि IPCC के बारे में हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अनाज उपज का तात्पर्य क्या है भाई? तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, ये सही है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी केवल करेक्ट आंसर होगा। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच में भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना होगा, यह स्थिर रही, स्थिर तो नहीं रही, लेकिन ये घटने वाला जो स्टेटमेंट है इसमें डाउट है कि यह घट गई, जबकि ये बढ़ी है, लेकिन कई रिपोर्ट में हमें घटते हुए दिख रही है। तो वैसे अभी इसी को कंसीडर करेंगे कि 2 सही है जबकि 1 गलत है, इसको खोजना पड़ेगा। वैश्विक बहुआयामी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में दिया गया है कि कौन इसको जारी करता है। तो इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ हेल्प ऑफ UNDP अर्थात कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात कि 3 और 4 दोनों इसमें शामिल होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 कथन और कारण। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, बिल्कुल लोकप्रिय बनाया गया। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया था जिसका टाइटल्स था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट का नाम था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो नाम था वो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुआ था 1987 में, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें की गई थी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में अर्थात कि लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। लिमिट्स टू ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है 1971 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा लाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये सही है और गलत है। डेट के बारे में पूछा गया है। विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। इसको डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे डेट वाइज क्या है। इसका ऑप्शन बी है। व्यक्ति और किस घटना से जुड़ा हुआ है, करंट का है। गोपी थोटाकुरा ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे। कथन और कारण जो दिया गया है, FDI, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या करता है इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी के साथ जाएंगे। इसका आंसर ए भी हो सकता है। R21 जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फेस्टिवल में अनुसुईया सेन गुप्ता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
यहाँ पर रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में दिया गया है। यह हवा से मार करने वाली मिसाइलें नहीं। इसका परीक्षण मई 2024 के राजस्थान में किया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, अर्थात कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निर्वाचित राज्य प्रमुख और उनका देश, तो लुआंग कुआंग जो है ये वियतनाम से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था वो। निम्नलिखित युग्मों जिसमें दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्कन ट्रैप जो है वो इग्नियस रॉक से है और इग्नियस रॉक में फॉसिल हमें नहीं दिखती हैं, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इंटर एपन्स बेड्स फॉसिल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे हमें नहीं मिलता है कि ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल जीवाश्म यहाँ नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्व तेज प्रवाही हवाएं हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि आर जो है जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से लेकर 500 किलोमीटर होती है, ये सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, एक तरफ देश है एक तरफ पर्वत है। स्पेन फ्रांस का जो बॉर्डर है वो पिरेनीज के द्वारा बनाया जाता है। आल्प्स स्विट्जरलैंड में है। बल्गारिया में जो है ये बाल्कन हो जाएगा और इटली जो है ये एपेनाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। 62, भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवरों को हम लोग स्थलीय निवासी कहेंगे, टेरिटोरियल हैबिटाट्स कहेंगे उनका। द ज्वाइंट वेयर द नेक ज्वाइंट्स द हेड इज पाइवोटल ज्वाइंट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दिस इज पैथोजेंस, इसका फाइनल आंसर यूपीपीसीएस पैथोजेंस ही कंसीडर कर सकता है, या फिर यदि छात्रों पर रहम करे तो वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी कंसीडर कर सकता है। तो अब देखना है कि फाइनल क्या आंसर आता है। वैसे इसका सही आंसर बैक्टीरिया बेहतर होता, लेकिन पैथोजेन अभी किया जा रहा है रोगाणु, तो मुझे लग रहा है कि रोगाणु को वो कंसीडर कर लेगा। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इमल्सन। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो है NaHCO3। CPR से तात्पर्य कार्डियोप्लोमोनरी पुनर्विजीवन, अर्थात कि रिससिटेशंस, कार्डियोमोनरी रिससिटेशंस, जिसको हम लोग हिंदी में पुनर्जीवन कहेंगे, ये इसका सही हो जाएगा। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है प्लोमोनरी सिरा कहलाती है। मधु में जो है ये पेनक्रियास अर्थात कि अग्नाशय में होता है। कोविड-19 SARS-CoV-2 इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला वही 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रामगंगा परियोजना की लंबाई, बांध की लंबाई 8205 मीटर ये नहीं है, ये लगभग 600 प्लस मीटर है। इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है हमें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिक है, बिल्कुल अधिक है। यूएसए और जापान से भी ज़्यादा कृषि क्षेत्र भारत के पास है। और दूसरा, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्षा पर भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, बिल्कुल होता है। मानसून के द्वारा ही हमारे फसलों का निर्धारण होता है कि खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्थान और नदियों का संगम हमें देखना है। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग, भागीरथी और ये अलकनंदा और मंदाकिनी सही आंसर हो जाएगा। टिहरी, भागीरथी और भीलनगंगा, और अलकनंदा, पिंडार, कर्णप्रयाग मैच कर जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पश्चिमी यूरोप की जलवायु, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है कि पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, बिल्कुल होती है, और पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 76, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्रोनोलॉजी करना है, इसको डिटेल्स में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर केवल और केवल नहीं पूछा गया है, तो ये केवल क्वेश्चन मेकोंग रिवर पर है। मेकोंग रिवर कुछ इस तरह से फ्लो करती है, अर्थात कि नॉर्थ से साउथ में आती है। हम लोग म्यांमार के बॉर्डर पर देख सकते हैं मेकोंग रिवर को, ये दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है। ये कुवैत में नहीं है, कासगन कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल होती है, ये इसीलिए जाना ही जाता है। शीतकालीन आयानात के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, बिल्कुल ड्यू टू विंटर सोलास्टिस, एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 2 सही है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नहीं हुआ था। करंट का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्राबाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 81 का, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर नहीं है, 300 किलोमीटर से लेस ही रहेगा, 290 के आसपास रहता है, ये 490 नहीं होगा, इसलिए ये सही है, जबकि आर गलत है। कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क, यहाँ पर 8 मार्च नहीं 8 मई था, लेकिन यहाँ पर एक को कंसीडर किया गया है सही, जबकि दक्षिण कोरिया के साथ नहीं जापान के साथ था। इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग चेंज करेंगे, इसका सही आंसर ना तो 1 नहीं 2 इसका सही आंसर होगा। फाइनल आंसर की में यूपीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करेगा। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
मेट्स के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये 25 मई को नहीं 20 से लेकर 24 मई 2024 तक हुआ था, लेकिन यहाँ पे 25 दिया है तो ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है। पिरूल लाओ पैसा पाओ ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीण की आग को प्रदान करने से संबंधित है और इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किया। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के बारे में दिया गया है, यह नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था, जबकि स्टेटमेंट 2 इसका सही है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशंस मिशन के बारे में स्टेटमेंट 1 सही है, जबकि स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। GECP के संदर्भ में शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश ये तमिलनाडु के स्कूलों में स्टार्ट किया गया था, सही स्टेटमेंट है और सिंपल सी बात है, ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोनों सही है। फ्लाइट 91 दोनों स्टेटमेंट सही है कि यह भारत में शुरू की गई एयरलाइन है और इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी, अर्थात कि गोवा से। क्वेश्चन नंबर 91 योजना और फिर आरंभ होने की तिथि दी गई है। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने बलिया से ही स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को। यदि ये भी मिल जाता तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि डी के साथ केवल 1 है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में 3 कंपोनेंट है, आय, शिक्षा और संभावित जीवन। पर्यावरण की चर्चा नहीं की जाती है, अर्थात कि 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को क्रोनोलॉजी में हमें लिखना है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, ये वही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। डिटेल्स में देखेंगे। माल्थस ने पॉपुलेशन पर अपना थ्योरी दिया है। ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो बढ़ंत है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में होता है, जबकि फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो अरिथमेटिक्स चीज़ों में बढ़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3 यहाँ पर सही है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और उनसे लाभदान जो हुए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा हर एक वर्ष 20 रुपये लिया जाता है, तो सी का 4 हमें देखने को मिलता है केवल। ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग ऐसे मैच करा सकते हैं। कथन और कारण। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि विकास का मतलब ही होता है जीवन स्तर और साथ ही साथ उसका कल्याण भी हो, जो भी सोसाइटी में मनुष्य हैं उनका कल्याण हो। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याय माप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वृद्धि जो है प्रति व्यक्ति हो रही है, इससे विकास नहीं हमें माप सकते हैं कि विकास हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य 4 जिसमें कि शिक्षा के बारे में कहा गया है। जैसे पहला में जो है पहला में है हंगर भूख, और दूसरा में है पॉवर्टी, तीसरा में शिक्षा, ये तीसरा में स्वास्थ्य, SDG स्वास्थ्य, और चौथा में शिक्षा है। तो शिक्षा के बारे में बस वही चीज़ 2 स्टेटमेंट इसमें सही है कि निःशुल्क होगा तो अनिवार्य मतलब उसको हम पा सकते हैं, और स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाया जाए, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये दोनों गलत है। शिक्षा और कृषि का विस्तार करने से कोई रिलेशन नहीं है, और प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 19 में क्या गारंटी नहीं है, तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में नहीं बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 100 कथन। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता, ये गलत है, कर सकता है। जबकि कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नहीं मैच कर रहा तो किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल नहीं, ये संसद करती है। संसद जो है अल्टरिंग द नेम ऑफ ए स्टेट करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ। मैच करना है, भारत की संचित निधि जो हो जाएगा वो 266 हो जाएगा, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपातकाल 360 और स्कैग जो है आर्टिकल 148। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो कि आर्टिकल 23-24 में है, तो इसमें हमें मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध है, और कारखाना और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध करता है। ये आर्टिकल 24 में है और ये आर्टिकल 23 में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आता है, और कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है, तो रोम, ROM रोम। हम लोग जानते हैं कि C/5 F - 32/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 आ जाएगा। इसी को बताना था हमें। रिलेशन पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है, तो फार्मूला याद है तो ये फार्मूला ही लिखना है केवल। नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो इसमें किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ऐसा नहीं है, लेता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 108 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। CO2 SO2 NO2 गैस से वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा कराती हैं, बिल्कुल ये सही है। और कारण में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडल में वायु प्रदूषित होती है, बिल्कुल सही है, और यही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग में केवल स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 नहीं सही है। AFWD 200B के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है कि यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAV विमान है और इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। वैसे 100 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, 102 किलोग्राम है।
तो इसको हम लोग रफली 100 किलोग्राम करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया और आर्थिक सहयोग में दोनों स्टेटमेंट सही है, FTA के बारे में है। संयुक्त अभ्यास और तिथियाँ, ये पूरा डेट ही दे दिया गया था। डस्ट लिंक जो है ये अप्रैल 15 से 28। तो इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे इस क्वेश्चन का, सही आंसर ऑप्शन बी है इसका। शक्सगाम घाटी, दोनों सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर का हिस्सा है, और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास में विरोध दर्ज कराया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही को चुनना है हमें। सबसे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1977-78 उसी समय से ये सब चला आ रहा है, तो वही क्रोनोलॉजी है यहाँ पर। 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे। J.A. स्किन्स जो है अर्थशास्त्र के जनक नहीं माने जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। J.M. किन्स नहीं होंगे। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, और चूंकि अल्प विकसित में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2 स्टेटमेंट वाला कोई नहीं दिख रहा है, सिंगल, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कंसीडर कर लेंगे, और UPPCS ने भी वही किया है। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ये सही है, जबकि आर गलत है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है या निर्धारित किया जाता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 भारत में वित्तीय समावेशन के लिए पूछा गया है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, तभी समावेशन की बात करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, ये तीनों जो है वित्तीय समावेशन में आ जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको लागू 2012 में किया गया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, बिल्कुल संबंध है। जैसा SDI होगा जिस स्टेट का, जैसे केरल का, वैसा ही उसका SDG में रिजल्ट आएगा। लेकिन वही गरीब स्टेट होगा तो SDG में भी गरीब आएगा। और ये सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों एवं शिक्षा स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध रखता है, बिल्कुल शो एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश और रैंक, रिमिटेंस के बारे में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि भारत अपना सबसे प्रथम पर है, भारत ने सबसे ज़्यादा रिमिटेंस भेजा था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सिको सेकेंड नंबर पर है। चीन जो है वो हमें चीन जो है हमें वो तीसरे नंबर पर दिखता है। फिलीपींस चौथे नंबर पर दिखता है, भारत फर्स्ट नंबर पर। राज्य और उनकी आधारभूत संरचनाओं में किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम सबसे पहला हमें देखने को मिलता है। हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, महाराष्ट्र द्वितीय पर है, तमिलनाडु तृतीय पर, कर्नाटक चौथे नंबर पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ICT का मतलब क्या है भाई, ये ई गवर्नेंस के संबंध में कैसे सहायक होता है ये बताया गया है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों से शक्तियां प्राप्त होती है? तो संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम और आदेशों से, और परंपराओं से भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 340 से रिलेटेड है, निर्वाचन आयोग 324 से रिलेटेड है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148 से नहीं है, 148 जो है टैक्स से रिलेटेड है, वित्त आयोग 280 से है, 263 जो अंतर्राज्यीय समिति के बारे में कहा गया है, अंतर्राज्यीय आयोग के बारे में कहा गया है एक्चुअली 263 में, तो इसलिए ये नहीं मैच कर रहा। ये क्रोनोलॉजी ही नहीं है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ पहले आता है, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ और फिर फाइनली केशवानंद भारती। मैच करना है। 42वां संविधान संशोधन 76 में आता है, 52वां 85 में आता है, 86वां 2002 में आता है, और 96वां 2011 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सूची 2 को करना है। सहकारी संघवाद जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, सौदेबाजी का संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा था, अर्ध संघवाद केसी वेयर ने कहा था, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ जेनिंग ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर जाएगा। बलवंत मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से किस स्तर की मांग नहीं की गई थी? तो ये न्याय पंचायत की बात नहीं की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के द्वारा लोकपाल को चुनने की समिति जो है उसमें कौन कौन होते हैं? तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भी होता है। राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, जबकि लोकसभा का होता है, और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। इसलिए ये सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 130 का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में जनवरी में नहीं हुआ था, ये मई में हुआ था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि किसकी कब मृत्यु हुई। शेख मुबारक जो है ये फैजी और अबुल फजल के पिता हैं, तो सिंपल सी बात है इनका जन्म सबसे पहले होगा। और
फैजी की मृत्यु पहले हो गई थी और अबुल फजल की मृत्यु बाद में हुई थी। दनियाल जो है अकबर का बेटा है, इनकी मृत्यु लास्ट में होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन चारों व्यक्तियों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे बाद में। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। रामगढ़ जो अधिवेशन है 1940 में होता है। कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है। हिंदू पॉलिटी जो है ये केपी जायसवाल लिखते हैं। दी वंडर दैट वाज इंडिया ये डीडी कोसाम्बी लिखते हैं। इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है ये भासिंग लिखेंगे। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है विंसेंट लिखेंगे। विंसेंट अर्थर स्मिथ जो है ये लिखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अभिकथन और कारण। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। बिल्कुल सही है। और उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। ये भी सही है। सेटिस्फाई भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सही नहीं है। एजे आर्कबोल्ड के बारे में वे लाहौर कॉलेज के प्राचार्य कभी नहीं रहे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजी करना है। वेलूर विद्रोह है, नाना फडणवीस की मृत्यु है, वेलेस्ली को वापस बुलाना है, एंग्लो नेपाली युद्ध जो है, वेलोर म्यूटनी 1806 में होती है, नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में होती है, वेलेस्ली को वापस 1805 में बुलाया जाता है, एंग्लो फ्रेंच ये एंग्लो नेपाली युद्ध जो है 1815 में होती है। सब इसको क्रोनोलॉजी करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइका विद्रोह से रिलेटेड जगबंधु विद्याधर महापात्र हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लेंगे। डेट है, इसको मैच कर लेना है। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है ये सुब्बा राव को दिया गया था। उसी तरह से लता दीना मंगेशकर, अमिताभ बच्चन को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, आलोक शुक्ला को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विटामिन ए से अंधापन होता है, बी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें करना है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें तीनों सही होगा। व्यापार एवं वाणिज्य तो है ही, ट्रेड एंड कॉमर्स है, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स सब्सटेशन भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको चेंज किया जाएगा। फातिमा बीबी के बारे में स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। ये केरल राज्य की नहीं, ये केरल राज्य की तो परमानेंट थी, ये तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल बनी थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में दोनों स्टेटमेंट सही दिख रहा है। स्थानीय स्वशासन जो है 73वां से हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मिलता है और 74वां अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनिसिपैलिटी मिलता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची और पुस्तक हमें मिलाना है। ललन जी गोपाल जो है ये द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया लिखेंगे। हबीब एवं निज़ामी जो है ये और कम्प्रीहेंशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत लिखेंगे। के एल लाल जो है ये हिस्ट्री ऑफ द खलजी लिखेंगे। और दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार बाबू बिर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नेतृत्व किया था। बिल्कुल किया था 1857 में। बिहार से यही तो शेर थे, 80 साल के खौलत खून बहत नश नस में देख के गुलामी त जवानी पाकल मोशिया प्याइल कुंवर के। काफ़ी जो बाबू बिर कुंवर सिंह पर फोक सॉन्ग भोजपुरी में गाए जाते हैं, उन्हीं में से ये एक गीत था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। बिल्कुल नहीं, यदि ये प्रदान कर देता तो फिर लड़ाई ही नहीं होती। केवल स्टेटमेंट 1 सही है। सबसे पहले हमें फायान दिखेंगे 399 के आसपास ये आते हैं भारत में। फिर वेनसोंग आते हैं 629-30 में। फिर इतिसांग आएंगे और अल बरूनी आएंगे 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कथन और कारण। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया। बिल्कुल सही है। और वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 150 का। इस तरह से हम लोगों ने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का टोटल 150 क्वेश्चंस को देखा। अब इसमें से जो क्वेश्चन पर हमें डाउट है उसका हम लोग सोर्स देखेंगे और 30 दिसंबर तक हमें भेजना है, शिकायत अपनी दर्ज करानी है। और जो ऑथेंटिक सोर्स है एनसीईआरटी वगैरह उसको हम लोग सोर्स करके देखेंगे कि कौन कौन से के प्रोविजनल आंसर की के थ्रू हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आंसर की देखा।